अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो तो हम यूज़ करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कम हो तो हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P इज़ क्लोज टू 1/2, 0.5 या 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है जी, या कह लो 0.1, 0.2, 0.3, इसमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी और क्या किसके इक्वल होती है बताइए? अप्रोचेस टू जीरो। हाँ, अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। और बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा, जो बच्चे बोल नहीं रहे। कल एक मैंने इवनिंग को मैसेज किया था जिसमें मैंने लिखा था अभी सम ऑफ अमंग यू आर चीटर्स। वो मैंने मैसेज इसलिए किया था भी कल जब आपका टेस्ट हो रहा था तो स्टार्टिंग पर मुझे 2 अननोन मैसेज आए। एक था संजीव और एक बी। अब आप मेरे क्लास में बताओ भी संजीव और बी कौन है? हेलो, बताएं जी। यस सर। क्लास में बी और संजीव कौन है? ठीक है जी, वो जाने के आपकी क्लास में नहीं थे, मगर मुझे 2 मैसेज आए। अब मैसेज वो कहाँ से आए? मैंने तो जो लिंक भेजा था टेस्ट का वो आपकी क्लास को भेजा था, ना किसी की और क्लास को भेजा था। ठीक है जी, आपको भेजा था। और मेरे माइंड में क्या आया, और मैं 100% सही भी हूँ, आपकी क्लास मैंने वहां पर स्टार्टिंग में करेक्ट आंसर की ऑप्शन रखी हुई थी। आपकी क्लास में से कुछ 2 बच्चों ने वो लिंक ड्राइव किया, संजीव और बी वाला, और वहां से जल्दी जल्दी उसको करके वहां से करेक्ट आंसर कलेक्ट किए भी करेक्ट आंसर कौन से हैं, और उसके बाद वो आंसर उन्होंने खुद भी किए और औरों को भी शेयर करवाए। ठीक है जी। और इवनिंग में मुझे एक और बात पता चली भी आपकी क्लास में से कुछ बच्चों ने जब मैंने टेस्ट दिया था साथ में गूगल ओपन करके वो टेस्ट कॉपी करके वहां से क्वेश्चन ड्राइव करके उसका आंसर दिया। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, मैंने कभी भी किसी की इंटरनल नहीं रोकी। आपने लास्ट टाइम M2 में से पढ़ा था, मैंने किसी की इंटरनल नहीं रोकी। ठीक है जी, अगर इंटरनल किसी की रोकता तो वो बच्चा डेफिनेटली फेल होता M2 में से। ठीक है जी, आपकी क्लास में M2 में से कोई फेल नहीं था, आपकी क्लास का 100% रिजल्ट था। ठीक है जी, जितने भी बच्चे थे सभी पास थे। ठीक है जी, और मैंने इंटरनली कभी फेल नहीं किया। इंटरनली सिर्फ मैं उसको फेल करता हूँ जो क्लास में मिसबिहेव करता है, जहाँ उसके नंबर बहुत कम होते हैं, वो क्लास नहीं लगाता। उस केस में अगर वो इंटरनली फेल होता है तो मैं उसको कभी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देता। ठीक है, वो इंटरनली फेल है तो वो डिजर्व करता है इंटरनली फेल, अदरवाइज मैंने किसी को इंटरनली फेल नहीं किया। तो आपकी क्लास ने पहले भी आप चीट करते हो भी, कई कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होते हैं जो जिनकी क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है भी, हम तो कहते हैं भी आप वीडियो और माइक ऑन करें। ठीक है जी, मगर आप ना तो वीडियो ऑन करते हो ना माइक ऑन करते हो। इसका काम क्या होता है भी, फोन पास में रखा हुआ है और उसके बाद आप कहीं घूम फिर रहे हो। ठीक है जी, कॉलेज अटेंड कर रहे हो, कई बच्चे तो कॉलेज आए होते हैं उनका और उधर वो शो होते हैं ऑनलाइन, इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ बच्चे पबजी खेलते होते हैं जिनके चलते हैं ना टाइप अप, नाम मुझे सभी के पता है कौन कौन पबजी खेलता है। ठीक है जी, जो अगर आपके इन्फॉर्मर है तो क्लास में मेरे भी इन्फॉर्मर होते हैं जो बता देते हैं भी कौन कौन क्या करता है। ठीक है जी, तो पता है कि कौन कौन पबजी खेलता है, कौन कौन वीडियो चलाता है। चलो ये आपकी मर्जी है, आपका इंटरेस्ट है, मेरा काम है भी अपना सिलेबस करवाना। और अभी कोई कह नहीं सकता भी मैंने सिलेबस नहीं करवाया, क्योंकि सभी की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो मैंने तो अपना काम पूरा करवाया। ठीक है जी, बाकी आपके पास होना नहीं पास होना वो आप पे डिपेंड करता है। कल को आपके ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, MCQ हो रहे हैं, अगर MCQ होते तो 40 मिनट में 40 क्वेश्चन करके देख लेना, वही बच्चा कर सकता है 40 मिनट में 40 क्वेश्चन जिसको आते हैं। वहां पर चीटिंग नहीं होनी, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लेना। अगर आपको लगता है भी आप गूगल से कर लेंगे तो गूगल से नहीं होने चाहिए। जब मैं आपको पहले बोल देता हूँ, आपके सीनियर्स हैं जिनके क्वेश्चन जिन्होंने पेपर दिए उनको पूछ के देख लेना भी गूगल से हुए कि नहीं थे। जहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाएंगे ना वो गूगल से ढूंढते फिरना, वो गूगल से नहीं। क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, जब क्वेश्चन बनाते हैं ना MCQ, तो ये जरूरी नहीं होता भी हम गूगल से सर्च करें या बुक से सर्च करें। कुछ क्वेश्चन जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा होता है ना, वो एक्सपीरियंस से भी हम MCQ बना देते हैं उनके। ठीक है जी, तो वो आप वो नहीं फिर मिलने हैं आपको, ये चैलेंज है। और लास्ट नेक्स्ट टेस्ट जब होगा आपका, नेक्स्ट टेस्ट भी जल्दी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि 15 तक अपना सेशन है, तो उसके पहले पहले जो 2 टेस्ट रह गए हैं एप्टीट्यूड के वो रह गए। अब जिन बच्चे के कल 19-20 मार्क्स आए थे, मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ भी नेक्स्ट टाइम आप 19 और 20 नंबर लिख के दिखाना मुझे। ठीक है जी, अब लास्ट जो गलती इस बार हुई है अभी करेक्ट आंसर वगैरह आपको आ गए ना,
तो नेक्स्ट टाइम तो करेक्ट आंसर वगैरह सब कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आप फेक आईडी भी बना के भेज देना, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो मर्जी आपकी, आप अगर ज्यादा सियाने हो, CSC के इंजीनियर हो, तो हमने भी ना वो किया हुआ, भी ऐसे नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ, ठीक है जी। बहुत बच्चे पढ़ के गए हैं और सारा एक्सपीरियंस पता है भी आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। चीट करते हो तो आप मुझे चीट नहीं कर रहे, चीट आप खुद अपने आप को कर रहे हो। जब भी हम किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में चलता होता है भी हम धोखा दे रहे हैं। जब आप धोखा दे रहे हो ना किसी को, तो आप पर ही वो लागू होता है भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, चीट अपने आप को कर रहे हैं, ठीक है जी। किसी को चीट करके क्या मिल जाना, तो भगवान देखता है भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चीट करना बंद करें, अगर काम करवाया है तो उसी काम को पढ़ें और उस काम को करें, ना कि आप गूगल से सर्च करें या फिर फेक आईडी बना के उसमें से आप करेक्ट आंसर देख कर फिर उसके बाद आप अपना आंसर भेजिए मुझे, ठीक है जी। जिन बच्चों के नंबर 10-12 अराउंड थे वो ठीक है, उनका जेन्युइन टेस्ट होगा। और ये एक आधे बच्चों की नहीं मैं गारंटी लेता, चलो एक दो बच्चे आपकी क्लास में बहुत सियाने समझदार हैं, उनके 20 आ भी सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, मगर ज्यादा 19-20 मार्क्स हो तो फिर तो ये मुझे गड़बड़ी लगती है। मैं सीधी सी बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर कल टेस्ट थोड़ा टाइम लगता पिया, सॉल्व करांदे सर, मेरे ते बड़े घट नंबर आए आ। मैंने तो आपकी बात ही नहीं की, मैंने आपको कहा है भी जिनके 10-12 नंबर हैं, 13 नंबर है, चलो मैं मान लेता हूँ 14 मार्क्स भी हैं, उनका टेस्ट मोस्टली जेन्युइन होगा, ठीक है। यस सर। जिनके ज्यादा 19-20 ना जो, और जिनको तो मैथ आता नहीं कभी, ठीक है जी। मुझे भी पता है क्लास में किस बच्चों को मैथ्स आता है, किस बच्चों को मैथ्स नहीं आता, और जिस बच्चे को तो मैथ्स आता ही नहीं, जिसकी M1 क्लियर ना हो, M2 चलो भगवान के आसरे क्लियर हुई हो, और उनके 20 मार्क्स वो भी टाइम से पहले ही आ जाए, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो एक्सपेक्ट किया जाता है भी चलो आपने 20 मिनट में कर लिए होंगे। मैंने उसके बाद बहुत टाइम दिया था, मेरा लास्ट मैंने 10:32 पे, यानी कि उसके बाद भी मैंने 12 मिनट दिए सबमिट करने के लिए। और जिन बच्चों के पहले ही 15-16 मिनट में ही 20 के 20 सही हैं, तो वो तो फिर अब वो समझ लें भी उन्होंने क्या किया होगा। मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ना ही मैं उनके नाम बताना चाहता हूँ वो बच्चे कौन से हैं, मगर अच्छी बात नहीं होती, ये बहुत रॉन्ग बात होती भी आप अगर ऐसा करते हो तो। चलो आप डिस्कस करें, आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस खत्म करें अपना। चलो नेक्स्ट टाइम से तो मैंने आपका मैथ्स लेना नहीं, तो जो टीचर आपको नेक्स्ट टाइम करेगा उससे पढ़ लेना। हाँ जी, लिखें जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, एक यहां पर हमने कर्व ड्राई करनी होती है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 0.5 इस तरफ जहां पर 0 एंड 0.5 यहां पर हमने कर्व के अंडर जो एरिया कर्व एरिया आता है उसको हमने डिस्कस करना होता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, साथ साथ में पढ़े मेरे। एनी लास्ट टाइम मैंने जो नोट्स आपको भेज दिए थे वो नोट्स ओपन कर लें अपने फ़ोन पे आप, या फिर साथ में मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप स्क्रीन के साथ ही देख लें, क्योंकि आपको नहीं पता होगा सही यहाँ पर। हाँ, साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, आप देखें। हाँ जी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, एनी क्वांटिटी विच whose variation depend on random cause is distributed according to the normal law, ठीक है जी। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है भी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रैंडमली सिलेक्ट होती है, ठीक है जी। एक कॉइन है जैसे, तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी उसमें हेड की तो मुझे पता है जी 1/2 टेल की है, 1/2 ही हेड की है। अगर मैं डाइस की बात करूं उसमें भी प्रोबेबिलिटी मुझे पता ही है भी, अगर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 1/6 है, 2 की निकालूं वो भी 1/6 है, 3 की निकालूं वो भी 1/6 है, ठीक है जी। वहां पर प्रोबेबिलिटी कंफर्म है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रैंडमली सिलेक्ट होती है भी, हाँ भी इस चीज की प्रोबेबिलिटी ये है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी ये है, कोई भी आपने सैंपल सेलेक्ट किया है उसमें रैंडमली सिलेक्ट की जाए, ठीक है जी, कोई फिक्स ना हो। तो इट्स इंपॉर्टेंस lies on the fact a large number of distribution approximated, इसमें भी जो आपका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है बहुत लार्ज होता है। इट कैन बी derived from the binomial distribution in limiting case when n the number of trials is very large, p the probability of success is close to 1/2। जो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी उसमें प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 होती है, ठीक है जी। और इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लोज टू 1/2 होती है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है 0.5, 0 के 0.5 लेफ्ट है और 0 के 0.5 ही दूसरी साइड है, दोनों साइड 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है जी।
द जर्नल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, जी आपको मैं बाद में बताऊंगा, जो नोट्स भेजे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर जनरल इक्वेशन आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 to infinity x माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई रेज पर माइनस 1/2 ये होती है, मगर इसकी हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, तो बस आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन याद रखनी भी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़, इसकी प्रॉपर्टीज, और मेरे ख्याल वो पेज में यहाँ पर स्किप कर गया हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। इनके क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं वो हम अब डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना आप, कहता है फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? हेलो, यस सर। हाँ जी, यस Yes, sir. एग्जाम्पल Yes, 1 sir. देखना, फाइंड द एरिया under the normal curve of the in the following cases. In the following cases. फर्स्ट केस है आपका z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.94। अब यहां पर मैंने z लिखा हुआ है। z क्या होता है? z इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, z को हम कहते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और यहां पर एक टर्म यूज होगी x, x इज रैंडम वेरिएबल। दो टर्म्स हैं, एक है x दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड वन इज z, z इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। जब भी आपने अंडर नॉर्मल कर्व एरिया फाइंड आउट करना है तो आपने ऐसे एक कर्व ड्राइव करनी है। ठीक है जी, अब z यहां से कैलकुलेट होता है, z इक्वल टू 0, लेट दिस बी z इक्वल टू 1.94। तो आपने इस एरिया को कर्व करना है, आपने इस एरिया की वैल्यू बतानी है। अब इस एरिया की वैल्यू मैं कैसे बताऊं? उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z 1.94, टोटल एरिया मैंने आपको बताया था होता है 0.5, और 0.5 से आपको इतना चाहिए, तो मैं 0.5 से माइनस कर दूं एरिया प्रोबेबिलिटी, जहां आप कह लो 0.5 से माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना एरिया मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आप इसको ऐसे लिख दें, सीधा ही लिख दें, ऐसे भी ना करें, सीधा ही लिख दें रिक्वायर्ड एरिया, सीधा लिख लें आप, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पी 0 लेस देन जेड लेस देन 1.94। और यहां पर हमने कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेशंस की हैं, पॉइजन में कैलकुलेशन की हैं, पर यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब आपने अंडर द नॉर्मल कर्व आपने एरिया देखना है, इसके लिए आपने एक चार्ट फॉलो करना है। अभी मैं आपको चार्ट शेयर करता हूं, कल मैंने आपको शेयर किया था एक पीडीएफ, ज्यादा आपको एक Yes, पीडीएफ sir. शेयर की थी मैंने, यस Yes, सर। sir. वो पीडीएफ ओपन करें सभी बच्चे, क्योंकि वो उसकी एमबी बहुत ज़्यादा थी, वो डाउनलोड नहीं हुई मुझसे। तो आप क्या करें, सभी वो पीडीएफ ओपन करें। जब आप पीडीएफ ओपन करें, इसके सबसे लास्ट में जाएं, पीडीएफ के सबसे नीचे जाएं, वहां पर एक नॉर्मल टेबल है, नजर आया सभी को? यस सर। अब इस Yes, नॉर्मल sir. टेबल में ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें z की वैल्यूज गिवन होती हैं, और दूसरी तरफ डैश ऊपर जो रो है फर्स्ट रो, उसमें पॉइंट के बेस पर वैल्यूज गिवन होती हैं। जैसे अब आपको वैल्यू चाहिए 1.94, तो आप पहले देखें 1, फिर उसके देखें 1.9, देखा सभी ने कि नहीं? अभी फर्स्ट कॉलम में 1.9 देखें कहां पर है, यस सर। फिर ऊपर 0.04 को देखो और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, जो कि आती है
0.4738, यस सर। ठीक है जी, 0.4738। तो आपने बस इतना लिख देना यहाँ पर 0.4748, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसमें आपने कुछ नहीं करना, टेबल जो मैंने आपको भेजा है इसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है। अभी तो चलो आपके पेपर ज़्यादा चांसेस यही है भी ऑनलाइन ही होने, ऑफलाइन नहीं होने। अगर ऑफलाइन होते तो फिर बच्चों को हमेशा यही एडवाइस किया जाता है भी आप इसका जो प्रिंट आउट ओपन कर लें, डाउनलोड कर लें, तो अपना अपना प्रिंट आउट लेके जाएं, क्योंकि कल को जब एग्जाम होते हैं तब आपको वैल्यू गिवन हो सकती है, नहीं भी गिवन हो सकती। अगर गिवन है फिर तो आप वहीं से देख के लिख देंगे, और अगर नहीं गिवन तो फिर आपने टेबल लेके जाना होता है, टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करके आपने लिखनी होती है। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, इसका बस इतना ही आंसर है। बस आपने पीछे टेबल से वैल्यू देखनी है और वैल्यू लिख देनी है। तो अभी तो आपके पास सामने एग्जांपल है, आप इजीली देख सकते हैं, और अदरवाइज आपको टेबल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप टेबल से जाके इसकी वैल्यू देख सकते हैं। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी सर ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 1.9 ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈ 0. सॉरी 0.4738 है ना, तो एक तरफ हो गया 1.9 और दूसरी तरफ 0.4, टोटल बना 1.94। सर तो 0.4 आप कितना 1.9 देखेंगे, फिर उसके बाद 0.4 देखेंगे। सर 0.4 समझ नहीं लगी, 0.4 ही क्यों? यार मैंने अभी ओके सर, ठीक है लग गई समझ, 1.94 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 1.9 1.9 तो 0.04। ओके ठीक है, 0.04, तो ये Yes, बना sir. 1.904। जो लास्ट sir. वाले होते हैं ना, लास्ट वाला डिजिट होता है वो आपने रो से देखना होता है, और जो फ्रंट वाला होता है वो आपने कॉलम से देखना होता है। ओके सर। 1.9 आप कॉलम से देखेंगे और 0.04 आप रो से देखेंगे। ऐसे सेकंड पार्ट देखना, इसके सेकंड पार्ट में है z इज इक्वल टू माइनस 0.46 एंड z इक्वल टू 0। So required area is equal to P minus 0.46 less than Z less than 0। जब माइनस गिवन हो ना, तो आपने जो कर्व है वो लेफ्ट साइड ड्राइव करनी है, यहां पर Z 0 है और लेट बी दिस इज Z 0.046, तो आपने इस एरिया को कवर करना है। मगर अभी आपने टेबल देखा है, टेबल की सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, टेबल में सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था भी दोनों तरफ 0.5 एरिया होता है, जो बीच में ये लाइन हम ड्राइव करते हैं ना, इसको इसका मीडियन बोल देते हैं। ये मीडियन भी है, ये मोड भी है ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मीडियन एंड मोड। ठीक है जी, तो जो एरिया राइट साइड में होता है वही इस एरिया लेफ्ट साइड में, 0.5 उधर है 0.5 इधर है। ठीक है जी, तो मैं नेगेटिव से एरिया नहीं चेक कर सकता इसका, तो आपने इसको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव देखना होता है। तो जितना एरिया लेफ्ट साइड है उतना एरिया राइट साइड है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, माइनस 0.46 इज इक्वल टू प्लस 0.46। ठीक है जी, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड एक इक्वल एरिया है। तो अब आप इसकी वैल्यू देख लें पीछे, फिर दोबारा टेबल पे जाएं और जाकर वहां पर 0.46 को देखें। एग्जाम्पल का सोल्यूशन ना देखें, पीछे जाके आप 0.46 देखें भी 0.46 पर क्या वैल्यू है। अब पहले कॉलम में आप 0.4 को देखें और उसके बाद जाके 6 को देखें, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 0.112। यस सर। 0.1172 वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है जी, यस सर। तो 0.4 आपने कॉलम से देखना है और उसके बाद जो 6 है वो आपने 0.06 वो रो से देखेंगे आप। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखना है इसका, बड़े इजी क्वेश्चन है, बस आपने प्रिपेयर करने, नोट्स में सभी कुछ गिवन है। एक पॉइंट वहां पर रह गया, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट है z इक्वल टू माइनस 0.68, z इक्वल टू माइनस 0.68 एंड
Z equal to 2.21. This is equal to required area is equal to P minus 0.68 less than Z less than 2.21. This is equal to P minus 0.68 0. इसको ब्रेक कर दें क्योंकि नेगेटिव वाली लेफ्ट साइड होती है और पॉजिटिव वाली राइट साइड होती है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें. दिस इज रिटन एज, माइनस को तो आपने एंटरटेन नहीं करना, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 लेस देन Z लेस देन 0.68 एंड P 0 लेस देन Z लेस देन 2.21. ठीक है जी. अगर आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. जहां पर Z 0 है, लेट बी दिस इज 0.68 and let this be Z is 2.21. तो आपने इतना एरिया कवर करना है. अब आप पीछे जाएं वापस, तो मुझे 0.68 की वैल्यू बताएं क्या आती है. यहां पर नोट्स पे भी नहीं देखनी है आपने, पीछे जाके टेबल में देखें 0.68 की वैल्यू 0.2517 2190 0.68 की वैल्यू 0.2190 नहीं है, चेक करो. 0.2517 ये है कि 0.2517. यस सर. गलत क्यों बोल रहे हो आप, चेक करो ना पहले. और दूसरी तरफ 2.21 की वैल्यू देखें, वो कितनी आती है? 2.21 की 0.4861 0.48 sorry नहीं 26. 4826. ठीक है जी, इनको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 13 4 13 7. तो ये टोटल एरिया जो आपके पास दिस वन है. ठीक है जी. ऐसे ही आपने फोर्थ पार्ट कर लेना है इसका. अच्छा, फोर्थ पार्ट भी डिस्कस कर ही लें, ज्यादा टाइम लगना है इसको. सर ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये जो MBA करते हैं ना, ठीक है जी, वो स्टैट को पढ़ते हैं साथ साथ में. तो स्टैट में क्या होता है, जब मार्केटिंग वो करते हैं या जो उनकी एक्सपर्टी होती है, वहां पर डाटा कलेक्शन का कंसेप्ट आता है. वहां पर जब हम डाटा कलेक्शन को करते हैं तो डाटा तो हमने एक रीजन का डिस्कस किया है, जहाँ एक मोहल्ले का डिस्कस किया है. तो अगर उसको ओवरऑल हमने डिस्कस करना हो, पूरा मतलब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्कस करना हो या पूरी पंजाब स्टेट पे डिस्कस करना हो, तो वहां पर फिर इन टेस्ट को अप्लाई किया जाता है. ठीक है जी. प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जैसे आपने बहुत बार कंपटीशन देखे होंगे, आपके टीवी पे भी आता था 10 का दम, जहाँ इसके अलावा कोई और भी आता है, जहाँ आप न्यूज चैनल में देखते हैं. तो वहां पर वो जो पोल करते हैं या कोई ओपिनियन डिस्कस करते हैं, तो वो परसेंटेज बताते हैं. वो परसेंटेज कैसे बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज स्टैटिक्स वो बताते हैं. वो इतना नहीं भी उन्होंने 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोगों के साथ डिस्कस किया और उसके बाद वो ओपिनियन डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं होता. उन्होंने 10-12 बंदों के साथ डिस्कस करना है. 10-12 बंदे जहाँ 20 बंदे लड़ो या 30, चलो 100 लगा लो मैक्सिमम, इससे ज्यादा वो डिस्कस नहीं करते. फिर जो ओपिनियन बनता है उसको स्टैट की हेल्प के साथ वो जर्नलाइज करते हैं भी हाँ भी इतने % लोगों ने ये बोला है, इतने % लोगों ने ये बोला है. ठीक है जी. आपने 10 कदम बहुत बार देखा होगा छोटे होते, तो कभी आपने देखा भी आपके मोहल्ले में आके किसी ने पूछा हो भी हाँ भी जो क्वेश्चन वो सलमान खान पूछता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछे हो या आपकी फैमिली से किसी ने पूछे हो या आपके कोई नेबर से किसी ने पूछे हो? ऐसा कभी नहीं होता. वो क्वेश्चन कहाँ से लेके आते हैं, कैसे डाटा ड्राइव करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ स्टैट होता है. तो जो इनकी और कल एक बच्चे के साथ डिस्कस भी हुआ था, भी आपका कोई टॉपिक है, आपके टॉपिक उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यूज होती हैं, आप जो करंटली पढ़ रहे हैं. पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? आपकी क्लास का एक स्टूडेंट था, मुझे नाम भूल गया उसका. ठीक है जी. उसके साथ डिस्कशन हुई थी, वो बोल रहे थे भी हाँ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, सैम्पलिंग वगैरह आपके वहाँ पर भी डिस्कस होती है किसी टॉपिक में. यस सर. क्या टॉपिक है आपका? चलो, तो ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखें इसका. टू द लेफ्ट ऑफ Z, टू द लेफ्ट of Z equal to minus
0.6, area to the left of z equal to minus 0.6 is given by, वो कहता है लेफ्ट ऑफ, ये आपका नॉर्मल कर्व है जहां पर z 0 है, लेट जहां पर z इक्वल टू माइनस 0.6 है, तो इसके लेफ्ट में जो आपको टेबल है ना वो वैल्यू देता है 0 से लेके, 0 से स्टार्ट करता है वो वैल्यू, और यहां पर क्या है 0 से नहीं लेनी हमने, 0 के जाके पॉइंट माइनस 0.6 के लेफ्ट में लेनी है। तो यहां पर टोटल वैल्यू कितनी होती है 0.5, तो इसमें अब मैं क्या करता हूं 0.5 से माइनस कर देता हूं माइनस 0.6 से लेके 0 तक, यानी कि 0.5 से माइनस कर देते हैं हम 0 से लेके प्रोबेबिलिटी 0.6 तक, तो 0.5 से माइनस करें 0.6 की वैल्यू, 0.6 की वैल्यू टेबल से देखें कितनी आती है, 0.2257। 0.6 की वैल्यू है 0 पे 0.2257, यस सर। 0.2257, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 3 4 7 और 2, ठीक है जी, ये आपका आंसर है। इसके जो लेफ्ट में जो आपका एरिया है दिस इज 0.2743, ये एरिया है इसके लेफ्ट में। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखें आप सभी, आपके सभी की स्क्रीन पे शो हो रही है। अब एग्जांपल नंबर 2 में उल्टा गिवन है। एग्जांपल नंबर 1 में आपको z की वैल्यू गिवन थी और आपने एरिया फाइंड आउट करना था, मगर एग्जांपल नंबर 2 में क्या गिवन है, आपको एरिया गिवन है और आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कोई डिफिकल्ट टास्क तो नहीं है, मगर उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जब आपकी वैल्यू 0.5 से कम हो, ठीक है जी, वैल्यू एरिया 0.5 से कम हो, क्योंकि दोनों साइड जो एरिया होता है वो 0.5 से कम होता है, 0.5 के इक्वल होता है, जहां सॉरी 0.5 से कम होता है। अब जैसे आप फर्स्ट पार्ट देखें, इसका एरिया बिटवीन 0 एंड z इज 0.3621। अब ये एरिया जो है वो 0.5 से स्मॉलर है, तो ये एरिया z के दोनों साइड लाई कर सकता है, इसके लेफ्ट साइड भी लाई कर सकता है, z के राइट साइड भी लाई कर सकता है, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस दोनों। जब आप नीचे इसका अगर सोल्यूशन देख रहे हो, इस बार आपने क्या देखना है, आपने एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है z की। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बताएं बेटा, लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, सर एरिया फाइंड किया। एरिया फाइंड लास्ट किया था। क्वेश्चन में आपने z के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया देखा था। इस Yes, sir. क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एरिया आप के एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपने रिवर्स करना है। अब क्योंकि वैल्यू आपकी 0.3621 है, वो 0.5 से स्मॉलर है, इसलिए z की वैल्यू आप प्लस से भी लिखेंगे और माइनस से भी लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है जी। इसलिए आप अगर देखें लास्ट में 2 आंसर आ रहे हैं, एक माइनस के साथ है और एक, वो देख रहे हो कि नहीं, प्लस के साथ Yes, है, sir. माइनस 1.09 है और दूसरी तरफ 1.09 है। ऐसे ही एरिया टू द लेफ्ट ऑफ, अब सेकंड पार्ट को देखें, उसमें एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज 0.7642, ठीक है जी। अब 0.7426 क्या है, 0.5 से ग्रेटर है, सेकंड पार्ट में एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज 0.7642, ठीक है जी। सिंस 0.7642 ग्रेटर देन 0.5, ठीक है जी, देयरफॉर एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल टू is shown as कैसे शो करोगे, एज, जब हम एरिया लेफ्ट शो करते ना तो हमने
उसके लेफ्ट में जाना है, और जब हमने राइट शो करना है तो जेड के राइट में वैल्यू शो करनी है। ठीक है जी। लेट जहां पर जेड 0 है, जहां पर मैं कहता हूं जेड इक्वल टू जेड 1, इसको मैंने फाइंड आउट करना, और इसके लेफ्ट में जो एरिया है, ये सारा एरिया ये है 0.642। ठीक है जी। तो मैं कहता हूं लेट हेयर जेड इक्वल टू जेड 1, देयरफॉर पी 0 से लेके जेड 1 तक कितना होगा, वो होगा 0.7642 से माइनस कर दो 0.5, ये आ गया 0.2642। देयरफॉर Z1 क्या होगा आपका 0.642 को एरिया आप देखें जाके टेबल से, टेबल के सामने क्या वैल्यू आती है, जो 2642 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू देखें 0.7 0.7 और उसके साथ 2, क्योंकि आपने वैल्यू चेक करनी है 0.642 और 0.642, ये आप अगर आप टेबल से देखें तो वहां पर ऊपर 2 आ रहा है, तो टोटल वैल्यू बनती है 0.72। therefore value of Z from table corresponding to area 0.2642 is 0.72। बड़े इजी क्वेश्चन है, बस आपने टेबल देखना है, टेबल के बेस पर ही आपने वैल्यू बताते जाना है। पहले क्वेश्चन में जेड की वैल्यू गिवन थी, आपने एरिया बताया। सेकंड क्वेश्चन में एरिया गिवन है, आपने जेड की वैल्यू बतानी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये अलग है, इसमें आपने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, या नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे मीन व वेरिएंस, इसमें डायरेक्ट सिंपल ही है क्वेश्चन, इसमें बस आपने Sir? जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.72 लिखा है, तो वो भी लिखना होता है? Z की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से 0.72 के बीच में लाई जाती है। नहीं वो जरूरी नहीं है, हाँ वो इस बार जरूरी है, क्योंकि आपका एरिया जो है वो माइनस 0.72 से लेके उसके लेफ्ट में है ना, तो इसलिए वहां पर आप उसकी रेंज लिखेंगे, तो जहां फिर जहां सिंपली लिख दें जेड इज लेस देन इक्वल टू 0.72। सर अब इस जैसे बार उसने लिखना था, बोला है, सॉरी मैंने नहीं लिखा, इस बार लिखना था क्योंकि उसके लेफ्ट में एरिया बोला हुआ था, तो फिर हाँ सर मैंने पूछना था यही लिखना। सर, जैसे एरिया लेफ्ट में बोला है तो उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो सकती है कि नेगेटिव, दोनों ही हो नहीं, सकती है एरिया कि की वैल्यू नेगेटिव? जो पॉजिटिव होती है, जेड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। एरिया नहीं नेगेटिव हो एरिया नहीं, सकता? एरिया नेगेटिव नहीं होता कभी, ठीक है एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, जो पीछे टेबल यस बना सर, है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा ना, और यस सर, एरिया यस। हमेशा पॉजिटिव होता है, जेड की हाँ वैल्यू जी, नेगेटिव होती है। ठीक इसीलिए है। पहले क्वेश्चन में जेड की एरिया था आपका 0.3642, तो उस केस में हमने जेड की वैल्यू नेगेटिव से भी लिखी है, जेड की वैल्यू पॉजिटिव से भी लिखी है। यस सर, जेड नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, मगर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आ जाएं आप। Yeah. Let x is normal random variable with mean 10 and standard deviation 4. So मैंने स्टार्टिंग में बोला था z is not random variable, but x is normal and z is random, उल्टा हो गया। एग्जाम्पल 3 देखें। Let x be normal random variable with mean 10 and standard deviation equal to 4. Determine the probability p x greater than equal to 7। सुने, जो मीन होते हैं उसको हम लिखते हैं एक्स बार के साथ,
जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है उसको लिखना है आपने सिग्मा के साथ, ठीक है जी। z की वैल्यू होती है x माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा। नाउ व्हेन उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से, तो हम पहले कहते हैं भी व्हेन x इक्वल टू 7 तो z की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस 10 ओवर सिग्मा माइनस 3/4। जो पहले दो क्वेश्चन थे उसमें z की वैल्यू गिवन होती थी, यहां पर हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, क्वेश्चन वही है आपका। तो दिस इज माइनस 0.75। अब प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है p ग्रेटर देन x इक्वल टू 7, ठीक है जी। 7 पर वैल्यू आती है z की माइनस 0.075। तो अगर x ग्रेटर देन 7 हो तो फिर z की वैल्यू क्या होगी, वो भी माइनस 0.75 से ग्रेटर हो जाएगी कि नहीं? यस सर। ठीक है जी। अगर आपके पास x इक्वल टू 7 है तो वैल्यू आती है माइनस 0.75। तो अगर आप x को 7 से इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियस z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी 0.75 से ग्रेटर हो जाएगी, z ग्रेटर देन माइनस 0.75 से 0.75 से वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेबल बनाने आप सभी को पता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला भी दोनों तरफ जो एरिया होता है वो 0.5 होता है, ठीक है जी। तो नेगेटिव से हम वैल्यू नहीं लिखते कभी। और यहां पर क्या है ग्रेटर, अगर आपने ग्रेटर को हटाना हो तो आप अजम्पशन लेके चलें भी जेड की वैल्यू कहां से लेके कहां तक जाएगी। देखो अगर यहां पर मैं जेड को मार्क करता हूं माइनस 0.75, जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करते हैं आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आपके पास कोई लिमिट नहीं भी। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है तो एरिया जो जेड की वैल्यू वो माइनस 0.7 से ग्रेटर होती है। तो आप धीरे धीरे इस साइड मूव करोगे, जब आप धीरे धीरे इस साइड मूव करोगे और कहां पर मूव करोगे, आप इन्फिनिटी को मूव करोगे और आपने ये सारा एरिया कवर कर लेना है। अगर आप सारा एरिया कवर करते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे P माइनस 0.75 लेस देन 0 से लेके प्लस ये बाकी एरिया कितना होता है 0.5, आप इसको लिख देंगे 0.5। अब क्योंकि नेगेटिव से वैल्यू नहीं लिखते, जो नेगेटिव साइड वैल्यू होती है वही पॉजिटिव साइड वैल्यू होती है 0.5। आप 0.75 की वैल्यू टेबल से देखें, अगर मैं 0.75 की वैल्यू टेबल से देखता हूं वो आती है 0.2734 एंड प्लस 0.5, तो ये बन गया आपके पास 4377। तो ये जो एरिया कवर करना है आपने वो है 0.7734। नोट कर लिया जी सभी ने? यस सर। ठीक है जी। सिमिलर एग्जांपल जो है वो 4 है आपके पास, 4th आपने ऐसे ही करनी है सेम टू सेम, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगा अभी, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपने करने। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसके पहले हम एक पोल डिस्कस करते हैं। तो मैं लॉन्च कर रहा हूं पहली पोल, गलती ना करना कोई। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, राइट ऑन द स्टेटमेंट। आपने अपनी जो बुक है ना 5th तक की क्वेश्चन करने, 5th के आगे ना करना क्वेश्चन। आपकी बुक में टोटल 7 एग्जांपल्स हैं, जो लास्ट 2 एग्जांपल हैं वो नहीं करनी है आपने सिर्फ 5th एग्जांपल तक ही डिस्कस करना है। 6th एग्जांपल और 7th एग्जांपल आप रहने देना, बाकी आपने अपनी नॉलेज के लिए पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं,
पढ़ लेना, ठीक है जी। और 6 एंड 7 एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो उसमें तो उससे पूछ लेना। 5th आपने जरूर पढ़नी है, 5th बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बेस पर एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपने करने, कल को आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है जी। इनके बेस पर आपको कंडीशन आ सकती है, तो आप इनको प्रिपेयर कर लेना। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन (31% of the items, 31% of the items are under 45 and 8% are over 64. Are over 64. Find the mean and standard deviation. Find the mean and standard deviation of the distribution. Let x bar be the mean and sigma be the standard deviation of the distribution. Therefore अभी थोड़ी देर पहले बोला था अभी x की z की वैल्यू होती है x माइनस एक्स बार ओवर म्यू, so this is equal to 45 minus x bar over sigma. Give it number 1. 45 नहीं, सॉरी, आपके पास दो वैल्यूज है ना, इसको रहने दो अभी नंबर 1, इसको दो नंबर 1, ठीक है जी। अब वो फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, वो कहता है भी एरिया टू द लेफ्ट, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 45 इस पॉइंट, हाँ जी, 31% को क्या लिख सकते हैं हम, बताएं। 31% को आप क्या लिखेंगे, 0.31 0.31 इज 0.31, ठीक है जी। when x इक्वल टू 45, आप लेट कर लें, लेट z इक्वल टू z1, सुनो, आपको एरिया टू द लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 45 गिवन है 0.31। अब जो एरिया 0.31 है ये 0.1 से स्मॉलर है। आप मुझे बताएं भी मैं x किस साइड मार्क करूं, मैं z इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में मार्क करूं कि राइट साइड में मार्क करूं, बिना देखे आप बताएं भी z1 को x को मैं किस साइड मार्क करूं, लेफ्ट साइड के राइट साइड, सर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। सर लेफ्ट साइड। यहां पर हम x इक्वल टू 45 मार्क करेंगे, क्योंकि जो एरिया आपको गिवन है वो लेफ्ट ऑफ z गिवन, x इक्वल टू 45 गिवन है, और वो एरिया 0.5 से स्मॉलर है। ये जो एरिया आपका 0.31 है, यहां पर एरिया होता है 0.5। अगर यही एरिया 0.5 से ज्यादा होता तो मैंने x को किस साइड मार्क करना था, बोलो बेटा, आपको कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, उसने लिखा चाहे लेफ्ट साइड हो, मगर अगर एरिया 0.5 से ज्यादा हो तो x किस साइड मार्क करेंगे, सर लेफ्ट साइड के राइट साइड, Right. सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट सर साइड left मार्क side नहीं ही करेंगे बेटा, Right राइट साइड side. मार्क करेंगे। अगर मान लो 45 पर एरिया गिवन होता 0.72, अब 0.72 0.5 से ग्रेटर है, तो फिर मैंने उसको ऐसे मार्क करना था, यहां पर x को 45 मार्क करता मैं, ये सारा एरिया कितना होना था 0.72,
फिर x को मैंने राइट साइड मार्क करना है। आपने एरिया देखना है भी 0.5 से ज्यादा है कि 0.5 से कम है, उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना है। क्लियर है कंसेप्ट बेटा जी? Yes, क्लियर है? sir. आगे यस चलूं? सर। सर ये Yes, sir. स्टेटमेंट में कहाँ पे गिवन है कि वो लेफ्ट साइड पे है? उसने कहा है अंडर, जी जो अंडर वर्ड होता है ना, चलो गुड क्वेश्चन जी, मुझे मैंने स्किप कर लिया इसको बताना। अगर अंडर लिखा हो तो इसका मतलब होता है लेफ्ट, और अगर ओवर लिखा हो तो इसका मतलब होता है राइट। ओके याद सर। रखना, अगर ओवर वर्ड लिखा है तो आपने राइट साइड मार्क करना है, और अगर अंडर वर्ड लिखा है तो आपने लेफ्ट साइड मार्क करना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ जी। तो अब आप दूसरी साइड आ जाएं। अब 64 के ओवर 8% है, 8% का मतलब हुआ 0.8। पहले यहां पर जेड की वैल्यू निकाल लें, बाकी वो बाद में डिस्कस करते हैं। देयरफॉर यहां पर जेड लिया हमने Z1, देयरफॉर Z1 लेस देन Z लेस देन 0, ये आपके पास होगा 0.5 माइनस 0.31, यानी कि ये एरिया कितना बचा आपके पास? 0.19। देयरफॉर Z1 की वैल्यू क्या होगी? 0.1 एरिया के रिगार्डिंग Z1 की वैल्यू बताएं। पीछे टेबल पर जाएं, टेबल पर जाकर 0.19 एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू बताएं कितनी होगी? टेबल है ना आपके पास, वहां पर 0.19 एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू बताएं क्या होगी? Therefore from table value of Z corresponding to area .919 is, हाँ जी, की होगी, क्या होगी? 0.0754 नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो आप। 0.19 एरिया के कोरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू बतानी है आपने। 4719 हाँ, कितनी? 0.1 थे ना, 1.9 0.1 थे। 0.19 के 0.1 एरिया ना, जो 0.19 यस सर। एरिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू देखें। 0.5 sir. हाँ, 0.5 0. देखो ना, 0.1915 है सबसे करीब। 0.19 के सबसे करीब कौन है? 0.1915, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 0.05। मगर आपने क्योंकि x को लेफ्ट साइड मार्क किया है तो Z1 की वैल्यू कितनी होगी फिर? Z1 की वैल्यू बताएं बेटा, क्या होगी? आपने x को लेफ्ट साइड मार्क किया है तो Z की वैल्यू क्या होगी वहां पर फिर? नेगेटिव। हाँ जी, नेगेटिव, यानी कि ये होगी -0.5, क्योंकि लेफ्ट साइड जेड नेगेटिव होता है ना। एरिया ने तो आपको हमेशा जेड की वैल्यू पॉजिटिव देनी है, पॉजिटिव एरिया होता है और पॉजिटिव वैल्यू ही जेड की होती है वहां पर। मगर अगर आप लेफ्ट साइड में मार्क कर रहे हो जेड को तो आप नेगेटिव से मार्क करेंगे, और अगर आप राइट साइड में मार्क करते हो जेड को तो पॉजिटिव से मार्क करेंगे। एक्स दोनों साइड पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स का टेबल के साथ कोई लेना देना नहीं, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने बस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहां तक लिख लिया आपने बेटा? यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यस सर। अब इसके आगे चलें। अब आपने सेकंड पार्ट पढ़ना है, एरिया टू द राइट ऑफ x इक्वल टू 64 इज 0.08। 8% का मतलब होता है 0.08। व्हेन x इक्वल टू 64 लेट z इक्वल टू Z2। यहां पर x इक्वल टू 64 लेते हैं और z की वैल्यू Z2। ये जो एरिया है आपका ये है 8%, यानी कि 0.08। तो बाकी कितना बचा? टोटल एरिया है आपके पास 0.5। देयरफॉर P 0 से लेके
z इक्वल टू Z2 तक कितना होगा, 0.5 में से माइनस कर दो 0.08 यानी कि 0.42। Therefore from table value of Z corresponding to area 0.42 is, हाँ जी 0.42 के कोरस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू बताएं क्या है। 0.42 के कोरस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू क्या आएगी? 1.4। 1.4। Therefore Z2 इक्वल टू 0.14। तो आपने क्या किया, अभी आपने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना था, उसके लिए Z और X की वैल्यू जरूरी थी। आपको X की वैल्यू आपको गिवन थी, तो X की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमने Z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में आना है वापस। फ्रॉम इक्वेशन 1 Z इक्वल टू X माइनस X बार ओवर सिग्मा when X इक्वल टू 45 Z इक्वल टू माइनस 0.5। Therefore माइनस 0.5 इज इक्वल टू 45 माइनस X बार ओवर सिग्मा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 माइनस X बार इज इक्वल टू माइनस 0.5 सिग्मा। नंबर 2 दे दें इसको। Also when X equal to 64 Z is equal to 1.4। Therefore 1.4 इक्वल टू X माइनस X बार ओवर सिग्मा। आपके पास आ जाएगा 64 माइनस सिग्मा, 64 माइनस X बार इक्वल टू 24 नहीं 1.4 सिग्मा। नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कर लेना। जब आप इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट X बार एंड सिग्मा। X बार की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 10। इनको सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे एग्जांपल नंबर 5 की है डिस्कस, ऐसे ही सेम आपने डिस्कस करनी एग्जांपल नंबर 6 और 7। कोई डाउट आएगा 6 और 7 में आप पूछ लेना मुझसे। और अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ये जो टेस्ट योर नॉलेज में मैंने एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं ना, 3 और 3B, ये आपने जरूर करने हैं। कल को ऑनलाइन में ही ऑफलाइन पेपर भी आ सकता है आपको। ओके सर। दो तरह के ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होते हैं, पता आपको? एक ऑनलाइन होता है MCQ टाइप, और एक होते हैं ऑनलाइन विद ऑफलाइन। इसमें क्या होता है, आपको ईमेल पर एक पेपर आता है, वो पेपर आपने करना होता है और वापस ईमेल पर आपने वही पेपर भेजना होता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे चीटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी तूने किया है, मुझे भी करवा दे। मगर इसमें आपको बता दूं, एक सॉफ्टवेयर होता है, आप CSE के स्टूडेंट हो, एक सॉफ्टवेयर होता है, स्कैनर सॉफ्टवेयर होता है। उसमें अगर कॉपी को डाला जाए, अगर वो सेम पकड़ी जाए कहीं भी, तो उसमें
यूएमसी बनती है, जैसे पीटीयू ने यूएमसी बनाई है कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की जिन्होंने सेम पेपर किया था। ठीक है जी। इस बार भी जो रिपेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी यूएमसी बन रही है वहाँ पर, यहाँ पर बच्चों ने सेम क्वेश्चन किया था। ईमेल से तो सर वैसे तो मतलब एज नॉर्मल पेपर पेन पेपर वाला पेपर ही होगा ना? हाँ, ईमेल पर आपने पेन वाला पेपर ही करना है, वहाँ पर स्कैनर लगा होता है जहाँ पर पेपर चेक होते हैं, सॉफ्टवेयर एक, उसमें अगर ओके सेम कॉपी पकड़ी जाए तो उसमें यूएमसी बनती है। सर। सर विद सेम हैंड राइटिंग। सेम हैंड राइटिंग भी तो पढ़ी जानी है, जितने सेम कॉपी वजोगी सेम हैंड राइटिंग। जैसे आपने वो असाइनमेंट भेजते हैं आप, तो सेम ही होती है कई बार। अभी भी जैसे इंटरनली कुछ बच्चों की असाइनमेंट ली थी, जो पास आउट हुए हैं जिनकी इंटरनल सप्ली थी, तो वो मैं वैसे डाउनलोड करके देख रहा था, तो वो सेम कॉपी थी, सेम नंबर, सेम क्वेश्चन, सेम कॉपी। ठीक है जी। अब उस केस में अगर मैं चाहूँ तो मैं सभी को फिर से फेल कर सकता हूँ। अभी वो डिस्कशन करनी है एचडी मैडम से भी, इनका क्या करना है, इनको फेल करना है कि पास करना है। यही, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम कॉपी तो वहां ईमेल पर तो आप सर पकड़े जा पेपर, सकते हैं। सर ईमेल तो पेपर आएगा, सेम हैंड राइटिंग में कर लेगा कहे जी। नहीं, कॉपी कर लेना ना, जिਵੇਂ मतलब तू पीडीएफ नहीं बनाई है नहीं, तो सेम पीडीएफ हैंड राइटिंग दूसरे हो ਨੂੰ गए सेंड सर। कर दे। क्या कह रहे हैं इधर, सेम हैंड राइटिंग भी पढ़ा जाता है। हाँ, वो नहीं सेम अभी हैंड ना, राइटिंग तो याद है मान लो इसको। आपने एक कबीर पेपर किया है, ठीक है, आपने पेपर किया और आप उसकी पीडीएफ बना के अपने 4 फ्रेंड्स को भी सेंड कर देते हो, और वही पीडीएफ वो आगे सेंड कर देते हैं। वही सर, वही होते है ही है। वही वो बात कर रहा है वो। क्योंकि और सर एक अगर मिनट वो मैं अपनी रिकॉर्डिंग राइटिंग लिखेंगे तो रिकॉर्डिंग ना पकड़ा पॉज कर लूँ, जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लास्ट टाइम क्या हुआ, अभी यूनिवर्सिटी के पेपर हुए, तो मेरे पास बच्चे आए, कहते जी ऐसे पेपर करना है। मैं कहा, ये पेपर तो आपका सभी का सेम हो जाएगा ऐसे तो भाई मैंने तो नहीं करवाना, ये आप तो ऐसे आप पकड़े जाएंगे तो साथ में मैं भी पकड़ा जाऊँगा, तो मैंने नहीं करवाना। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया, उनको, मेरे फ्रेंड के पास गए, उन्होंने वही किया। वो 6 स्टूडेंट थे, 6 ने 6 सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, जहाँ पर एक की गलती हुई वहीं पर दूसरे की गलती, तीसरे की गलती, चौथे की गलती। अब कल को वो पकड़े जाएं तो यूएमसी केस बन जाना उनको। यस सर। हाँ, पर सर जी चलो। कुदरती दोनों ने सेम ही स्टेप्स किए फिर की। हाँ, उफ, सेम स्टेप किए तो फिर पकड़े जाओगे ना आप, कुदरती नहीं होता ना, कहीं ना सर कहीं फर्क जनरली तो होता कई ही है। बार आंसर ही सेम ਹੁੰਦਾ ना हाँ, क्वेश्चन ਦਾ। नहीं, सर जनरली आंसर ही सेम ਹੁੰਦਾ ना हाँ, क्वेश्चन ਦਾ। जनरली आंसर तो सेम ही आएगा। यस सर। 70 तक चल गए भाई। गलती थोड़ा ना सर सेम करेंगे। नहीं, गलती तो आपकी क्लास ने करनी करनी, एक पोल सेंड कर दूं तो तब गलती करते हैं। चलो नेक्स्ट पोल करो आप। हाँ जी, बताएं, अभी आपने पढ़ा है इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू। अभी देखना, बहुत सारे बच्चों ने गलती करनी, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी 100% सही पोल होगा। क्लास की 65 स्टूडेंट रह गए, गलती कर दी, एक स्टूडेंट ने तो पहले ही गलती कर दी, अब बाकी भागे पानी के नंबर भागे, 64 स्टूडेंट रह गए। और जिनका ना 1 आवर के नीचे टाइम निकला, मैंने अटेंडेंस नहीं लगानी उनकी। जिन बच्चों का टाइम 1 आवर के नीचे हुआ, मैंने अटेंडेंस नहीं लगानी उनकी। इतनी गलती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, जब मैं रिपीट कर रहा था अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, वहां पर मैंने आपको बताया था अभी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होती है। अभी 80 यस सर पता है। तो सही किया और 5 स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर किया है। जल्दी करेंगे।
कुछ बच्चों ने आज क्लास लगाई नहीं है। ठीक है जी, कर लिया, फिर करें इसको स्टॉप। वो इक्वल टू 1 होती है, मगर फिर भी आपकी क्लास में 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पोल की है अभी, जो -1 0 या 1/2 बोल रहे हैं। बेटा मैंने ये कब बताया आपको? मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू। हाँ, अगर मैंने ये पूछा होता भी हाँ भी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्स इज क्लोज टू, वहाँ पर चलो 1/2 ले देते, मैं मान लेता भी चलो सही है, कोई बात नहीं। अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता, वहाँ मैं पूछता आपको भी प्रोबेबिलिटी पी इज क्लोजेस्ट टू 0, वहाँ पर चलो इसको भी मान लेते हैं। -1 तो प्रोबेबिलिटी कभी होती नहीं। ये नेगेटिव थिंकिंग वाले 2 स्टूडेंट पता नहीं कौन है आपकी क्लास में, वो हर जगह पर लगता है नेगेटिव थिंकिंग ही लेके चलते हैं। तो नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं, पता नहीं कहाँ से पढ़ा है आपने। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, उसको ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती। चलो खैर, हाँ जी। तो अब आप अपने फिर से नोट्स ओपन करें सभी, जो मैंने कल पीडीएफ भेजी थी, जो पीडीएफ मैंने आपको कल सेंड की थी, आप प्लीज़ उसको ओपन करें और उसके टॉप पे आ जाएं। ओके सर। उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है, मैंने उनको राउंड ऑफ किया है वहाँ पर। तो जो टॉपिक है इसका नाम है अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। सैम्पलिंग से आपका क्या मतलब है? सैम्पलिंग क्या होती है या सैंपल क्या होते हैं? चलो सैम्पलिंग तो बाद में आएगी, पहले बताएं आप सैंपल क्या होता है। तो आपसे ही पूछते हैं किसी ना किसी से, जो वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आपकी क्लास का, पहले उससे पूछते हैं। किससे पूछें? चलो केशव से पूछते हैं, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपनी क्लास में से। हाँ जी केशव जी, हेलो केशव, हेलो केशव। केशव जस्ट ओन हिज फोन बट ही इज नॉट प्रेजेंट देयर। चलो केशव की एब्सेंट। केशव के बाद किसी और से पूछ लेते हैं। मनीष कुमार, मनीष कुमार। यस सर। हाँ जी मनीष जी, सैंपल क्या होता है? सैंपल वर्ड से आपका क्या मतलब है? सैंपल मतलब सर किसी चीज का नमूना हो। नमूना, किसी भी चीज़ का नमूना। आप किसी भी चीज़ को अंडर डिस्कशन लेते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट हम निकाल लें तो वो उसका सैंपल हो जाता है। ठीक है जी। आप पूरी कॉलोनी की बात करते हैं, आप कोई आप ये सोच रहे हैं भी सबसे हैंडसम बॉय कौन है पूरी कॉलोनी में, और उसके बाद आप अपने अपने आप को ही ले लेते हो, तो ये आपका एक सैंपल हो गया, भी आप सबसे हैंडसम हो वहाँ पर हैं। ठीक है जी। तो एक किसी भी चीज़ की डिस्कशन करते हैं, लॉन्ग हेयर की डिस्कशन करते हैं, कर्लिंग हेयर की डिस्कशन करते हैं, फेयर कलर की डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी। कौन आपकी गली मोहल्ले में बेस्ट बैट्समैन है, बॉलर है, उसकी बात करते हैं। कौन अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसकी बात करते हैं। कोई भी आप टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेते हो और उसमें उसको किसी स्मॉल साइज पर आप अप्लाई करते हो तो हम उसको सैंपल बोलते हैं। और अगर आप उसको पूरी डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई करते हैं, पूरी स्टेट पे अप्लाई करते हैं, पूरे इंडिया कंट्री पर अप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है जी। और पॉपुलेशन, उसको हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोल देते हैं।
तो आप सबसे पहली लाइन पढ़ें जो पॉपुलेशन और यूनिवर्स में लिखा है। वहां पर लिखा है भी इन एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट एनिमेट और इनएनिमेट। एनिमेट और इनएनिमेट होते हैं संजीव निर्जीव, हम पढ़ते हैं ना, जो लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है जी, हम अंडर डिस्कशन किसी को भी ले सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग को डिस्कस कर सकते हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर सकते हैं। अंडर डिस्कशन कोई भी वैल्यू हो सकती है। अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स। ठीक है जी, इसके आगे इट इज then a collection of individuals or their attributes means qualities, hobbies, nature, ठीक है जी, उनका behavior, कोई भी आप डिस्कशन ले सकते हो, और of result of operations which can be numerically specified। मगर जो भी आपने ऑपरेशन लगाना है उसका न्यूमेरिकल स्पेसिफाइड होना जरूरी नहीं। ये नहीं भी आप हवा में कोई डिस्कशन करना शुरू कर दें और उनकी कोई न्यूमेरिकल स्पेसिफिकेशन ना हो। ठीक है जी, जैसे मैं हवा में बोल दूं भी, अगर बंदे को भी पूछ होती तो वो क्या करता, ये हवा वाली बातें हैं, क्योंकि आदमी को तो पूछ होती नहीं। ठीक है जी, मगर छोटे होते कहते थे मजाक में बहुत ऐसे, ठीक है, वो उसकी पूछ है, उसकी पूछ है, उसका मतलब क्या होता है आप सभी को पता है भी, अगर कोई किसी का लाई लगो तो उसको बोलते नहीं ये उसकी पूछ है। ठीक है, मगर एक्चुअल में नहीं होती। तो आपने अंडर डिस्कशन वही थिंग्स लेनी है जिनको आप न्यूमेरिकल स्पेसिफाइड कर सकते हैं, और उसमें से अगर हम एक कलेक्शन लेते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल। और बाय द वे आप कैसे उस सैंपल को चूज करते हो, कैसे आपने डिसाइड किया भी मैंने इस सैंपल को लेना है, और इसी जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं जब वो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है जी, अंडर ये लिखा हुआ है सारा, आपने पढ़ना है। इसके आगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज बोली गई है, मैं बोलता हूं भी आपकी क्लास में से 5 स्टूडेंट जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, या 10 स्टूडेंट आपकी क्लास में से बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है जी, मगर ये मेरी ओपिनियन है भी, मैं बोलता हूं भी हाँ भी 10 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है जी, आपकी और जिनको मैंने बोला है, जिन जिन बच्चों को मैं सोचा है भी ये बच्चे इंटेलिजेंट है, मगर हर बच्चे की अपनी अपनी ओपिनियन होगी। ठीक है जी, कबीर कहता है भी नहीं सर ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, इसमें ये क्वालिटी नहीं है। जसमीत बोलती है भी नहीं सर ऐसे है, मनीष बोलता है नहीं सर ऐसे है। ये आपकी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, और मेरी अपनी ओपिनियन है। तो जो भी हमने ये इंटेलिजेंसी वाला टॉपिक शुरू किया क्लास में, तो उसके रिगार्डिंग में जो बेस्ट हाइपोथेसिस या बेस्ट अजम्पशन, हाइपोथेसिस क्या होती है, किसी भी के रिगार्डिंग कोई अजम्पशन लेनी। ठीक है जी, जो हमारी अजम्पशन है जो हम लेके चलते हैं भी ये बिल्कुल सही है, वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम सोच रहे हैं भी सही है, वो गलत भी हो सकती है। मगर चलो जो हमने सोचा भी वो सही है, तो उसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। जैसे मैं कहता हूँ भी एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है जी, तो उसमें एक हेड आता है एक टेल आता है। ठीक है जी, और मैं कहता हूँ भी एक एक्सपेरिमेंट में जो ये सबसे ज्यादा हेड आते हैं, ठीक है जी, और नहीं दूसरा कहता है नहीं जी टेल आते हैं। तो जर्नल ओपिनियन क्या होता है टेल के सॉरी कॉइन के बारे में, वो बाइज्ड होता है कि अनबाइज्ड होता है, बताएं। एक कॉइन बाइज्ड होता है कि अनबाइज्ड होता है? अनबायस्ड। अनबाइज्ड होता है। बाइज का मतलब होता है किसी की साइड लेना, किसी का पक्ष पूरना, और अनबाइज्ड होता है किसी की साइड नहीं लेना। तो कॉइन जनरली अनबाइज्ड होता है। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी क्या हुई बेटा, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इसको सर। हम एच से डिनोट करते हैं। यस तो सर। किसी चीज के बारे में सही है जो हमारी प्रेडिक्शन है, उसको हम लेते हैं नल हाइपोथेसिस एच नोट के अंदर। ठीक है जी, ये हमारी हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। इसका उल्ट होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं H1 के साथ। मैं किसी चीज को सही बोल रहा हूँ तो उसका उल्ट होगा भी मैं उसके बारे में गलत हूँ, तो वो होगी H1। आपकी H0 सही हो सकती है, आपकी H1 हो सकती है सही। ये डिपेंड करता है भी आपने सैंपल चूज क्या किया है और आप कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उस पर। यहाँ पर हमने मेनली 3 टेस्ट पढ़ने हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट, वेरिएंस टेस्ट, उसको हम एफ स्कॉन्ड्रेफ टेस्ट बोल देते हैं, या सिंपली एफ टेस्ट बोल देते हैं, या
वेरिएंस एफ टेस्ट बोल देते हैं, जहाँ फिर हमने एक टेस्ट डिस्कस करना है काई स्क्वायर विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, एक ऑब्जर्व किया है आपने और एक आपकी एक्सपेक्टेशन थी भी आपके पास ये वैल्यू आएगी, उसके लिए हम फिर काई स्क्वायर टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो आपने मेनली 3 टेस्ट डिस्कस करने हैं यहाँ पर। और पहले जब सिलेबस ज़्यादा होता था तो वहाँ पर हम फिर लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल दोनों के लिए डिस्कस करते थे। आपके पास जो अगर बुक है तो उसमें पहले लार्ज सैंपल को डिस्कस किया गया है, वो हमने डिस्कस नहीं करना। हमारे जो सिलेबस में है वो है स्मॉल सैंपल्स। तो स्मॉल सैंपल में हम 3 टेस्ट यूज करते हैं। टी टेस्ट के 2 पार्ट हैं, एक सिंगल सैंपल के लिए और एक डबल सैंपल के लिए। इसके बाद फिर एफ टेस्ट है, वो वेरिएंस, अगर आपको वेरिएंस गिवन हो तो डायरेक्ट आपने एफ टेस्ट अप्लाई करना है, और अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो वहां पर फिर आपने काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है जी, इसके बाद आप पढ़ें एरर इन सैम्पलिंग। नेक्स्ट आ जाए एरर इन सैम्पलिंग। ये एमसीक्यू भी आने हैं आपको, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कल को एमसीक्यू में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं तो आप ध्यान से जो भी नोट्स आपको भेजें उनको स्टडी करें। ठीक है जी, बहुत सारा काम तो आपको एमसीक्यू का इसमें मिल जाना है। और मुझे एक ना बात आपकी क्लास में पता चल जाती है, चलो कोई ना कोई बता देता है भी, बेटा पेपर हो मैथमेटिक्स का और आप पूछ रहे हो एमसीक्यू मैथमेटिक्स के इंग्लिश के टीचर को, तो मुझे बड़ी हंसी भी आई और मुझे थोड़ा सा अलग सा भी लगा भी, जो मैथ इंग्लिश वाला टीचर है वो मैथ्स के एमसीक्यू कैसे बता सकता है आपको। तो आपकी क्लास के वाले बच्चे ठीक है, आपको कुछ टीचर अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे सिवाय बाकी आपको अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी भी आप मैथ्स का काम इंग्लिश वाले टीचर से पूछते फिरें। इंग्लिश वाला टीचर तो इंग्लिश के बारे में बताएगा, मैथ्स का टीचर ही मैथ्स के बारे में बताएगा। तो थोड़ी बेटरिंग ना करो, आप कंसेप्ट सीखें। मेरे लिए तो आपका रिजल्ट मैटर करता है, आप जैसे मर्जी मेरे बारे में सोचते हो वो मुझे मैटर नहीं करता। हाँ जी, एरर इन सैम्पलिंग। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के एरर होते हैं। एक होता है भी आपने एच नॉट ली भी, एच नॉट सही है मेरी, ठीक है जी, आप उसकी एक्सेप्टेंस हुई तो भी मेरा ये रिजल्ट नहीं गलत होगा जो मैंने एच नॉट किसी के बारे में डिसाइड किया भी। जैसे मैंने सोचा भी कॉइन जो है वो अनबाइज्ड होता है, मगर ऐसा हो भी वो कॉइन बाइज्ड हो जाए भी। आपने 100 बार कॉइन को टॉस किया और 100 बार ही हेड आ गया, इसका मतलब हुआ भी आपका कॉइन जो है बाइज्ड हो गया। ठीक है जी, तो एक टाइप 1 की एरर होती है भी जब हम एच को एक्सेप्ट करते हैं, सोचते हैं भी एच एक्सेप्ट होगी एच नॉट, बट वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है जी, और ऐसे ही हम टाइप 2 की एरर होती है भी अगर हम ये सोचे भी आपकी एच नॉट रिजेक्ट होगी और वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है जी, तो एक तरफ हम बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क और एक को बोलते हैं हम कंज्यूमर रिस्क। टाइप 1 एरर जो है वो है भी इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। आपने सोचा था भी एच नॉट आपकी एक्सेप्ट होगी मगर वो रिजेक्ट हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे टाइप 1 एरर, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये भी एमसीक्यू आता है, जो टाइप 1 एरर है वो किससे डिनोट की जाती है, अल्फा से बीटा से। टाइप 2 एरर बीटा से डिनोट की जाती है और टाइप 1 एरर जो है वो अल्फा से डिनोट की जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये प्रोड्यूसर रिस्क क्या होता है। प्रोड्यूसर रिस्क क्या होता है भी, मान लो एक हलवाई है, उसने मिठाई बनाई, मगर उसने तो यही सोच के बनाई भी मिठाई बहुत अच्छी है, उसने क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है, तो वो क्या हो जाए भी जो ग्राहक आया उसने कहा भी नहीं ये मिठाई ठीक नहीं है आपकी, बहुत खराब बनी है, तो इसमें क्या हो गया, प्रोड्यूसर रिस्क हो गया। ठीक है जी, ऐसे ही कोई पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बड़ी बेस्ट वे से आपको पेन बना के दिया, बहुत अच्छा पेन है, मगर आपने रिजेक्ट कर दिया, नहीं जी ये तो बहुत बेकार पेन है, तो ये प्रोड्यूसर रिस्क होता है। और ऐसे ही दूसरी तरफ होता है कंज्यूमर रिस्क। कंज्यूमर रिस्क में क्या है भी, आपको पता है भी गली मोहल्ले में जो रेडियां लगी होती हैं वहां से बर्गर नूडल्स नहीं खाने, मगर आप फिर भी खा लेते हो। ठीक है जी, आपको पता है वो चीज़ गलत है मगर आपने फिर भी खानी है, तभी बीमार हो जाते हैं। मैंने भी ऐसे गलत खा लिया था, कुछ टाइफाइड हो गया बाद में। तो यहाँ पर होता है फिर कंज्यूमर रिस्क। ये टाइप 2 की एरर होती है जिसमें पता है भी आपकी एच नॉट रिजेक्ट होनी है, मगर वो एच नॉट क्या हो जाए, आपकी एक्सेप्ट हो जाए।
ठीक है जी, इसको हम फिर टाइप 2 की एरर बोलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर इन सैम्पलिंग, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है जी, टाइप 1 इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड टाइप 2 इज डिनोटेड बाय बीटा। इसके बाद होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में कितना हायर सोचते हो। 5% सोचते हो, 10% सोचते हो, ठीक है जी, या 1%। यहाँ पर हम तीन ही लेवल सोचते हैं, 1%, 5% एंड 10%, और ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। नहीं, यहाँ पर 5% के चांस है भी वो सही हो, या उसका उल्टा हम ले लेते हैं 95% चांसेस भी दैट थिंग आर करेक्ट। ठीक है जी, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर एंड इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है जी, रिजेक्शन ऑफ एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन अल्फा, एंड इन अदर वर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन प्रोबेबिलिटी द वैल्यू ऑफ वेरिएट फॉलिंग इन क्रिटिकल रीजन। ठीक है जी, अब ये क्रिटिकल रीजन क्या होता है, वो रीजन होता है जिस लेवल पर आप सोचते हो भी आपकी एच नॉट सही है, वो एक्सेप्ट होगी, मगर वो रिजेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ रिजेक्शन और इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% पे डिस्कस करते हैं, 0.05 पर नीचे सारा लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे भी लिखाऊंगा तो मैंने थ्योरी लिखवानी है। थ्योरी आपके पास मैंने पहले भेज दी है, भी आप इसको पढ़ लेना। ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं अब वो आपको आनी चाहिए। इसके आगे आ जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, आप ने अगर 3 थिंग्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आपके पास 3 थिंग्स हैं x1 x2 x3, तो अगर आपने इनमें से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपके पास कितनी वैल्यूज का पता होना चाहिए, आपको बताएं। कौन बताएगा, एमडी नेहल, एमडी नेहल, एमडी नेहल प्रेजेंट। चलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। MD नेहल, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक हो? ठीक है सर, आप अपना थे। फाइन, थैंक यू। अच्छा बताएं एमडी नेहल, बताएं मुझे भी, अगर आपके पास है x1 x2 x3 और आपने किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, चाहे वो x1 की, चाहे वो x2 की, चाहे x3 की, तो आपके पास कम से कम कितनी वैल्यूज का पता होना चाहिए? सर 2 का होना चाहिए सर। हाँ, आपको 2 का पता होना चाहिए। अगर आपने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फिर आपके पास x2 और x3 की वैल्यू होनी चाहिए। अगर यस सर, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास x1 और x3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ऐसे ही सेम x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास x1 और x2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। यस सर, ठीक है, तो फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 2। यस सर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जी नंबर ऑफ फ्री वेरिएट इन द इक्वेशन। ठीक है जी, अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। ऐसे ही अगर आपके पास 10 वेरिएबल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 9। ठीक है जी, नहीं तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ना है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना टेस्ट, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, दैट इज स्टूडेंट टी टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, एग्जाम में आपको आ सकता है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो टी टेस्ट से ही आते हैं। बड़ा सिंपल सा है, ये दोनों टॉपिक है ना बहुत सिंपल हैं, चाहे वो आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें चाहे सैम्पलिंग, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बिना पढ़े ही हम कर लेते हैं इनको डिस्कस, इनके लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव वैल्यू जो आपको पता नहीं है, डेट इज इट बेस्ड ऑन मीन और एवरेज। कोई भी टेस्ट जब आपने अप्लाई करनी है तो एग्जाम में कई बार नहीं लिखा होता भी आपने किस टेस्ट से करना है। रेयर चांस है भी आपको एग्जाम में लिखा है भी आप टी टेस्ट से करो इसको या एफ टेस्ट से करो, मगर ऐसा लिखा नहीं होता कभी। रेयर ही चांस है भी अगर लिखा हो तो लिखा हो, मैं कह लूँ, मगर मैंने कभी देखा नहीं वहाँ पर हमने लिखा हो भी टी टेस्ट से करें इसको। आपने कैसे ऑब्जर्व करना है भी इसको टी टेस्ट से करना है, आपने स्टेटमेंट में ये पढ़ना है भी आपको मीन गिवन है, किसका मीन गिवन है, सैंपल मीन, और
एंड पॉपुलेशन मीन। अगर वो मीन की बात करता है, ठीक है जी, तो मीन के साथ आपको सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ भी आपने टी टेस्ट लगाना है। अब टी टेस्ट के दो पार्ट हैं, T1 और T2। अगर दो सैंपल गिवन हो तो आपने T2 टेस्ट लगाना है, और अगर एक सैंपल गिवन हो तो आपने T1 टेस्ट लगाना है, यानी कि सिंपल टी टेस्ट लगाना है। जब भी हम टी टेस्ट की बात करेंगे, अगर आपके पास सिंपल सैंपल हो तो फिर आपको एक सैंपल मीन गिवन होगा x बार, और एक आपको पॉपुलेशन मीन गिवन होगा। ये हमेशा गिवन होता है। इस केस में ये गिवन हो सकता है आपको, या फिर आपने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी, तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, कौन बच्चा बोलेगा? मीन लोअर क्लास का काम है, कौन बताएगा मीन का? जी मीन का प्रेजेंट देयर, आई थिंक शी इज एब्सेंट। मीन का एब्सेंट, चलो फिर एब्सेंट ही रहेगी। अब मुस्कान रॉय। मुस्कान जी, मीन की हेलो आवाज आ रही है पीछे। हेलो हाँ जी हेलो। यस सर। मीन की वैल्यू क्या होती है? मीन किसके इक्वल होता है? सर बताएं, आपने 10th में या 11 में या 12 में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। 11th में पढ़ा होगा आई थिंक, वहां पर है मीन। सर 11th में मैथ किया नहीं आपने 11th में? तो फिर आप कैसे आगे इंजीनियरिंग में कैसे आगे? एडिशनल इन +2? यस सर। चलो +2 में भी कहीं ना कहीं होगा मीन, स्टैट पढ़ा होगा आपने, प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी। तो वो भी वैसे ही पास कर लिया था। चलो कोई बात नहीं पता तो। हाँ जी नमीशा। आल्सो एब्सेंट। तो मैं नाम लिख रहा हूँ साथ साथ में जिन्होंने नहीं जवाब दिया, और बाद में कोई। हाँ जी सर मैं जरा मीटिंग लीव करदा, मम्मा ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। कोई गल नहीं कर। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। हाँ जी पलक महाजन जी। पलक महाजन। पलक महाजन। चलो जी भी एब्सेंट है। पलबी। यस सर। हाँ जी पलबी, मीन क्या होता है? मीन किसके इक्वल होता है? अगर आपको नंबर दिए हों 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो आपने अगर मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जल्दी करें यार, मैंने कॉपी कर बनाया आपको। मीन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? नमीशा जी, निशा रॉय बोल रहे ना? निशा रॉय। निकिता नैब जी। निकिता नैब। निकिता नैब भी नहीं है। कमाल की बात है, ना आंचल है ना निकिता नैब। और नाराजगी तो नहीं मेरे साथ कोई? ना ग्रुप में मैसेज आया है कि उसकी ना वॉइस में प्रॉब्लम है, उसने कुछ बोला है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निकिता ने? गुड मॉर्निंग सर। पलक ने ओके। हाँ जी सर, उसका ग्रुप में मैसेज आया है। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी मीन क्या होता है बेटा? सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपके पास सैंपल में कोई वैल्यूज गिवन है,
ठीक है जी, वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ वैल्यूज गिवन है। तो अगर आपने मीन निकालना है तो आप इसका सम निकाल लें, नीचे n से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कई बार क्या होता है भी, आपको सारा कुछ गिवन होता है, आपको मीन पहले गिवन होता है, पॉपुलेशन मीन तो आपको हमेशा गिवन होगा, इसकी आपने वरी नहीं करना, क्योंकि ये आपने फाइंड आउट नहीं करना, आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ सकता है। अगर आपको एक्स बार नहीं गिवन तो आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ सकता है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि कई बार सैंपल गिवन होता है, आपको प्रॉपर सैंपल गिवन होता है। अच्छा, तो n को हम यहां पर लिखते हैं सैंपल साइज। ठीक है जी, इसके बाद आपको पता होना चाहिए s, स्मॉल s लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। ठीक है जी, जे आपको गिवन हो सकती है और नॉट गिवन भी हो सकती है। सैंपल जो है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन हो सकती है और नॉट गिवन हो सकती है। अगर नॉट गिवन है तो s की वैल्यू होती है अंडर द रूट x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। ये जो होता है ना x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसको कहते हैं सम ऑफ मीन डेविएशन। कई बार आपको सिर्फ सम ऑफ मीन डेविएशन गिवन होता है, तो फिर आप इसकी हेल्प के साथ s निकाल सकते हैं। जो नीचे चला गया है मीन डेविएशन में ऊपर लिख देता हूं, सम ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है जी, तो अगर आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है तो आपको इन सभी की जरूरत है। टी टेस्ट के लिए मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं, टी टेस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए आपके पास सैंपल का, म्यू होना चाहिए पॉपुलेशन मीन, एन होना चाहिए आपके पास सैंपल साइज, एंड आपके पास होना चाहिए एस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इसके बाद एच नोट आपने क्या लेनी है, आपको हमेशा पूछा जाएगा भी क्या स्टैंडर्ड क्या जो सैंपल है वो सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, सेम पॉपुलेशन से, तो आपने देखना है भी उसका मीन क्या है, सैंपल का मीन, और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन आपने हमेशा यही देनी है, चाहे उसमें डिफरेंस है नहीं है देनी नहीं है, आपने हमेशा एच नॉट लिखना है, देयर इज no difference, there is no difference in sample mean and population mean। that is आपने हमेशा ये लिखना है भी x बार इज इक्वल टू म्यू, और इसके बाद आपने h1 जो डिसाइड करनी है वो आपने हमेशा यही लिखनी है, x बार इज नॉट इक्वल टू म्यू। h1 का मतलब क्या हुआ, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ये फिक्स हैं, आप अपनी मर्जी ना करना, मर्जी करोगे फिर क्वेश्चन गलत जी। आपने हमेशा यही लिखना है, h नॉट में देयर इज नो डिफरेंस, और h1 में लिखना है देयर इज ए डिफरेंस। इसके बाद अंडर एच नॉट टेस्ट स्टैटिस्टिक इज गिवन बाय टी, यहां पर आपने लिख देना है 5% पैरों में, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर एस डिवाइडेड बाय रूट एन। मॉडुलस हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपने कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, आपने कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी।
जहां से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। इसके बाद आपने लिखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इक्वल टू n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आपने क्या करना है, आपने देखनी है टेबल वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एट डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितनी भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यू देखनी है, टेबल वैल्यू। आपके पास आ गई एक टेबल वैल्यू। लास्ट में लिखना है आपने कंक्लूजन। इफ टेबल वैल्यू at 5% level of significance is greater than calculated value, then H naught is accepted. If table value less than calculated value, then H naught is rejected. आपने और कुछ नहीं यहां पर करना होता, आपने बस इतना बताना होता है भी आपकी H नॉट एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। और इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए मीन ऑफ सैंपल, म्यू पॉपुलेशन मीन, एन सैंपल साइज, एस स्टैंडर्ड डिविएशन। ये 4 थिंग्स अगर आपके पास हैं तो आपने बस टेस्ट स्टैटिस्टिक लगा देनी है अपनी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाते ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट वैल्यू, और उसके बाद आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आपके पास है उस पर टेबल वैल्यू देखनी है। अब टेबल वैल्यू कैसे देखनी है ये नोट कर लिया आपने? यस सर। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ जी। थोड़ा डन सर। डन, ओके। अब आप ऐसा करो टेबल पे जाओ, पीछे सबसे नीचे चले जाओ। मैंने टेबल आपको सेंड किया हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है टी टेबल। आप देख रहे हो एक साइड लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉलम वाली साइड है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ऊपर जो रूम है वहां पर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। आपने हमेशा 5% लेवल पर देखना है। 5% का मतलब 0.05। जो भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है उसके सामने जो 0.05 पर वैल्यू है वो वैल्यू आपने देखनी है। क्लियर है सभी को? वो देख रहे हो को नहीं? यस सर। यस सर बोल दिया करो ना, बच्चे बहुत कम हो गए, 56 स्टूडेंट रह गए आपकी क्लास में से, बाकी जो ना वो भाग गए। मैंने कोई नहीं, अटेंडेंस तो देख लेनी कौन जल्दी जल्दी गया है। 56 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मुझे अब, ये गलत बात है। कोई नहीं, जैसे आप करेंगे मैं भी वैसे ही करूंगा आपके साथ। आपको बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे भी तो ज़रूरी। मैं भी लास्ट 2 आवर से टीच करूँ, मैं कोई बाथरूम नहीं गया, पानी ज़रूर पिया यहाँ पर, कोई वॉशरूम वगैरह नहीं गया, ना कहीं और गया हूँ। कॉन्टीन्यूसली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप जल्दी थक जाते हो, मैं बोर्ड पे काम करवा रहा हूँ। आप आराम से बैठ के लेट, कई देर बच्चे लेट के क्लास लगा रहे होते हैं। चलो मर्जी है आपकी। तो क्वेश्चन देखें इसके। अच्छा एक और बात याद रखना, अगर आपको सिंपल जो टी टेस्ट आता है ना 1 सैंपल के साथ, तो आपको साथ में पूछी जाती हैं कॉन्फिडेंस लिमिट्स। आप वापस
टी टेस्ट पर आ जाओ, जहां पर हम स्टार्टिंग इसको डिस्कस कर रहे थे, जहां पर टी टेस्ट लिखा हुआ है, वहां पर ना आपको इसकी 95% और 99% लिमिट कॉन्फिडेंस लिमिट गिवन है। 99% एंड 95% लिमिट्स आपको गिवन है, ठीक है जी। 99% होती हैं x बार प्लस माइनस t एट 0.01 प्लस माइनस t एट 0.01। आपने जो वैल्यू देखनी वो 1% पे देखनी है, इनटू s ओवर रूट ऑफ n, और 95 पर जो कॉन्फिडेंस लिमिट है, कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब होता है भी आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितनी रेंज के बीच में आप कॉन्फिडेंट हो, s अपॉन रूट ऑफ n। इस मेथड को भी याद रखना, इसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। सिंगल में कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस लिमिट जो ना वो पूछी जाती है। अब पोल डिस्कस कर लें, एक दो पोल रहेगी मेरी, वो कर ले डिस्कस, क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।